आज जो कहानी मैं आपको सुनाने लगी हूँ वो मेरे दिल के करीब है, क्योंकि इस एक बेवफा लड़की ने मेरे पूरे हंसते बसते घर को बर्बाद कर दिया। वो घर जहाँ हर दम खुशी का राज था, अब वहां पर सिर्फ वीरानी बसती थी। आजकल के इस दौर में भी हमारे घरानों में रिश्तों की खूब पहचान थी। वालिद, ताया, चचा सभी इकट्ठे एक हवेली नुमा घर में रहते थे। बुनियादी तौर पर तो हम भी इसी घर को अपना घर समझते थे, जो गांव में था। तालीम हासिल करने हम शहर आ गए थे। शहर में भी हमारा अपना बड़ा सा मकान था, लेकिन गांव हमारे लिए जन्नत से कम नहीं था। हम सब कजन्स इन दिनों शहर वाले घर में थे कि सभी जेरे तालीम थे। ताहम जूं ही कोई छुट्टी आती, हम फौरन गांव पहुंच जाते। हमारे इर्द गिर्द रिश्तों में मोहब्बत की खुशबू दिन से रची बसी थी। मेरा भाई आजम और मैं एक ही क्लास में पढ़ते थे। हम दोनों हम शक्ल जुड़वा बहन भाई थे। तभी हम में दोस्ती का रिश्ता था। ना तो आजम मुझसे कोई बात छुपाता था और ना मैं उसे अपना कोई राज मुख्फी रख सकती थी। जुड़वा होने के बायस हम में बहुत सी आदतें मुश्तरक थीं। मेरा एक छोटा भाई आसिम था। वो हमसे 6 बरस छोटा था। मेरी आजम से खूब बनती थी। अगर इख्तलाफ था तो इस बात पर कि वो खामोश तबा था। मैं शोख तबा और बातूनी थी। उसके चेहरे पर छाई संजीदगी उसे बावकार बनाती थी। वो मुझसे बड़ा लगता था, उसके बावजूद उसकी सूरत पर मासूमियत बरसती थी। हमारी भी लड़ाई हो जाती, तब वो मुझसे बातचीत बंद कर देता। उसकी आदत बहुत बुरी थी कि जब तक मैं उसकी मिन्नत समाजत ना करती, उसको ना मनाती, वो खुद मुझसे बात ना करता। जिंदगी के सहल और खुशियों भरे रास्ते पर भागते दौड़ते हम कॉलेज तक आ पहुंचे। हमारे इम्तिहानात नज़दीक होते तो हम एक साथ पढ़ते और इम्तिहान की तैयारी करते। हम खूब मेहनत से दिल लगाकर पढ़ते थे। लेकिन इस बार न जाने आजम को क्या हो गया कि वो इम्तिहान के दिनों में गुमसुम रहने लगा। सभी ये समझ रहे थे कि इसको पर्चों की फिक्र है, लेकिन मैं जानती थी कि बात ये नहीं है, बात कोई और थी जो उसे तंग कर रही थी। इम्तिहान खत्म हुए तो एक दिन मैंने उससे पूछ ही लिया, क्या बात है आजम, तुम आजकल किस मसले में उलझे हुए हो? उसने कोई बात न की, ये कहकर टाल दिया। चंद दिनों के अंदर अंदर उसकी सेहत गिरने लगी। अब तो सभी घर वालों ने महसूस कर लिया कि आजम की सेहत को कोई घिन लग गया है। हर कोई उसके बारे में परेशान था। वो सारा सारा दिन बिस्तर पर पड़ा रहता, किसी से बात करता और ना खाना रगबत से खाता। इम्तिहान खत्म हुए तो गांव जाने का प्रोग्राम बन गया। हम भी सबके साथ गांव चले गए। वहां हवेली में हमारे जाने से मेले का सा समा हो गया। गांव में भी कोई मेला था। दोस्त रिश्तेदार आए हुए थे। खूब रौनक थी। मैं खुश थी कि यहाँ आकर आजम की तबीयत संभल गई थी। वो आते ही घर से गायब हो गया। काफी देर बाहर रहने के बाद लौटा तो हशाश बशाश नजर आ रहा था। बात बे बात हंस रहा था। अम्मी और मैंने ये तब्दीली खास तौर पर महसूस की। उसके चेहरे पर सेहत और मुस्कुराहट के रूप में जिंदगी लौट आई थी। मुझको ये हैरत हुई और खुशी भी कि चलो किसी सूरत तो वो ठीक हो गया। गांव में छुट्टियां गुजार कर हम शहर वापस आ गए। यहाँ आकर एक बार फिर आजम इस नामालूम उदासी और पुरासरास्त परेशानी का शिकार हो गया। अब मुझे यकीन हो गया कि मेरे भाई के साथ कोई ना कोई संजीदा मामला जरूर है। जब पूछती टाल देता, तब एक दिन बेबसी से उसके सामने रो पड़ी। मेरा रोना वो सह ना सका। कहने लगा, रोने की क्या बात है, ये मेरा पर्सनल मामला था। तुम इतनी परेशान हो तो बताए देता हूँ। एक लड़की मुझे पसंद है, उससे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन हम ताया चच्चा वाले रिश्तों के जाल में इस मजबूती से गुंदे हुए हैं कि बाहर से शादी नहीं कर सकते। जानती हो ना कि किसी बाहर की लड़की से मेरी शादी होना कितनी महाल बात है। बस इस बात से परेशान रहता हूँ। सोचता रहता हूँ कि क्यों कर चच्चा की लड़की से शादी के लिए इनकार करके सबा से शादी कर पाऊंगा। इस मामले पर अब्बा, ताया, चच्चा सभी एक होकर मेरी गर्दन पकड़कर बैठ जाएंगे। बात तो भाई की ठीक थी। फिर भी मैंने उसकी दिलजोई की और कहा, बस इतनी सी बात, तुम फिक्र न करो, ये मामला मुझ पर छोड़ दो। तालीम मुकम्मल कर लो। मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारी शादी तुम्हारी पसंद की लड़की से ही करवा कर दम लूंगी। अच्छा बताओ कि वो लड़की है कौन? आजम को मेरे इस तरह कहने से ढारस मिली। उसने कहा, अच्छा फिर ये किस्सा सुनो। एक दिन मैं गांव गया तो बाहर घूमते हुए मुझे एक लड़की मिली। बस इसको देखता रह गया। वो शहरी और देहाती हुस्न का हसीन इम्तजाज थी। वो मेरे सामने से गुजर कर चली गई। घर आया तो उसके ख्यालों में खो गया। शाम को बाग की तरफ गया, देखा कि वो गन्ने तोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन उससे टूट नहीं पा रहे। तब पास जाकर पूछा, क्या मैं तोड़ दूं? उसने हाँ कहा और नान खा। मैंने आज खुद 2-4 तोड़कर उसको दिए तो वो शर्मा कर भाग गई। मैंने चचाजाद भाई से पूछा। उसने बताया कि मेरी खाला की बेटी है, शहर में रहती है, आजकल छुट्टियां गुजारने घर आई हुई है। वहां ये कॉलेज में पढ़ती है।
चंद रोज बाद वापस चली जाएगी। आजम का इसके बाद कई बार सबा से आमना सामना हुआ, लेकिन वो हर बार इसको नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाती थी। इस रवैये के सबब आजम को यकीन हो गया कि सबा इसको पसंद नहीं करती। इसका एतमाद गिरने लगा। उसके अंदर शिकस्त और रीख शुरू हो गई। वो फिर से उदास और परेशान रहने लगा। जब कोई उसकी परेशानी की वजह पूछता, वो उसको कुछ ना बता पाता था। उसके मर्ज का हल अब किसी के पास नहीं था, और मैं दुआ करती थी कि खुदा एक बार इस लड़की को हमसे मिला दे, ताकि मैं अपने भाई के मसले को हल करने की कोशिश करूं। इन दिनों हम शहर में थे, सबा भी शहर में थी, मगर हमारी मुलाकात मुमकिन न थी। एक दिन मुझे पता चला कि वो गांव जा रही है। इन्हीं दिनों हम भी गांव जा रहे थे। मैं खुश हो गई कि चलो वहां इस लड़की से मुलाकात की कोई सबील निकाल लूंगी। गांव पहुंचे जाते ही आजम खेतों की तरफ निकल गया। इत्तफाक कि वहां उसको सबा मिल गई। वो जल्दी से उसकी तरफ गया ताकि इस मौके को हाथ से गंवाए बगैर उसे दिल की बात से आगाह कर दे। आजम को अपनी तरफ आते देखकर वो ठहर गई। भाई ने बिला झिझक उससे कहा, सबा, अगर तुम मुझको पसंद करती हो तो बता दो, क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अगर नहीं तो भी कह दो, ताकि मैं खुद को समझा कर ये ख्याल छोड़ दूं। लड़की ने जवाब दिया, जो आपके जज्बात हैं समझ लें वही मेरे भी हैं। ये बात कहने के बाद उसकी हया ने उसे वहां रुकने न दिया, और वो फौरन वहां से चली गई। आजम के लिए तो उसका इतना जवाब ही काफी था। वो इतना खुश घर लौटा जैसे उसको जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल गई हो, जिसकी जुदाई उसको घिन की तरह खा रही थी। उसके इकरार ने मेरे भाई के मुर्दा तन में फिर से रूह फोंक दी थी। ताहम जो फिक्र उसको सता रही थी वो बदसतूर मौजूद थी, बल्कि अब पहले से ज्यादा हो गई थी कि ये रिश्ता नहीं होने दिया जाएगा। चचा कब चाहेंगे कि उनकी लड़की का रिश्ता रद्द करके उनकी साली की लड़की से रिश्ता किया जाए, जबकि उनके ताल्लुकात अपने ससुराल वालों से भी अच्छे ना थे। चचा ने कई बार अपनी बीवी की बहन यानी सबा की अम्मी की अहानत की थी। भला वो दूसरी बार क्यों कर हमारे खानदान में लड़की देना पसंद करेंगे। इसी तरह के ख्यालात हर दम मेरे भाई को तड़पाते रहते थे, जबकि मैं दिलासा देती कि आजम भाई, ये तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और चच्ची भी अपनी भांजी को चाहती हैं। अगर सबा की पसंद तुमसे हुई तो वो मुखालफत ना करेंगी। मैं खुद उनसे बात कर लूंगी। वो अपनी बेटी यूं भी अपने भाई के बेटे से ब्याहना चाह रही हैं। आजम मेरी बातों को सुनकर चुप हो जाता। तब मैं सोचती कि मोहब्बत भी क्या जज्बा है, जो बसेरे के लिए कोई मकाम भी नहीं देखता। मेरी और आजम की रोज इस मौजू पर बात होती। वो उसके जिक्र पर मसरूर हो जाता था। भाई को खुश देखकर मेरे दिल से भी दुआ निकलती, खुदा इन दोनों को शादी के बंधन में बांध दे और फिर कभी जुदा ना करे। अब सबा और आजम की अक्सर फोन पर बात होती। कभी कभी मैं भी सबा से बात कर लेती थी। मैं इसको अपने भाई के पुरखलूस जज्बात के बारे में बताती, तो वो कहती, यकीन नहीं आता, आजकल के दौर में भला कौन किसी से इतनी मोहब्बत करता है। अब इस जज्बे में इतनी सच्चाई मुमकिन नहीं जितनी तुम बहन भाई साबित करने की कोशिश करते हो। जरा सा बुजुर्गों का दबाव पड़ेगा तो सारी मोहब्बत हवा हो जाएगी। मुझको सबा के ऐसे जवाब से दुख पहुंचता। इसी किस्म की बातें वो आजम से भी करती थी। तब वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता था। वो तो उसको पूरे खलूस से अपनाना चाहता था। अब मुस्तकबिल में क्या होना था, इसके बारे में तो कोई भी नहीं जानता था। आजम मगर इस बात से तो अजहद रंजूर था कि सबा उसके खलूस पर शक करती थी। इसी बात पर एक दफा दोनों में लड़ाई हो गई। इन्हीं दिनों अम्मी बीमार हो गई। हम उनकी परेशानी में पड़ गए। आजम और मैंने कुछ दिन सबा से बात न की, जिस पर उसकी खफगी शदीद हो गई थी। वो नाराजगी और शक में बदल गई थी। जब आजम ने उससे बात करना चाही, उसने गुफ्तो शनीद के तमाम हीले ही तमाम कर दिए। अब आजम फिर से परेशान रहने लगा। मैं सबा के पास गई, मिन्नत समाजत करके उसकी गलत फहमी दूर की और उनकी आजम से सुलह कराई। तब मेरा भाई खुश हो गया। अम्मी की बीमारी का सुनकर सबा की वालदा उसको लेकर हमारे घर अयादत को आई। इस रोज आजम और सबा से खूब बातें की। आजम फिर से सबा पर एतबार करने लगा कि ये धोखा ना देगी, 2-3 साल मेरा इंतजार करेगी जब तक मैं तालीम मुकम्मल ना कर लूं। मगर सबा शायद मेरे भाई से दिल लगी कर रही थी कि उसको आजम की मोहब्बत का एतबार ना था। उसने मेरे भाई को मजबूर किया कि वो इन्हीं दिनों अपने वालदैन को राजी करे और मंगनी की रस्म कर ले। अभी मुनासिब मौका ना था। पहले हमने अपनी चच्ची को एतमाद में लेना था। वो हमसे बहुत मोहब्बत करती थी। वो जरूर हमारी बात सुन लेती, लेकिन सबा के मजबूर करने से हमने पहले अपने वालिद से बात की। वालिद तो भड़क उठे। उन्होंने आओ देखा ना ताओ आजम का निकाह हमारे चचा जात से करने की तैयारी शुरू कर दी। हालांकि वो हमसे 7 साल बड़ी थी। वो मेरे भाई के जोड़ की ना थी। बेशक वो अच्छी लड़की थी।
आज़म भी उसकी इज्जत करता था, लेकिन वो उसको सबा की जगह नहीं दे सकता था। जब निकाह की तारीख रख दी गई तो आज़म की हालत गैर हो गई। कहने लगा, मैं ना कहता था कि रिश्ता नहीं हो सकेगा। यही गम तो मुझे अंदर ही अंदर खाता रहा था। खुदा की करनी इन्हीं दिनों दादी जान का इंतकाल हो गया। निकाह मुलतवी कर दिया गया। इसी दौरान सबा का रिश्ता किसी अच्छी जगह से आ गया। आज़म की हालत ऐसी थी जैसे किसी ने बदन से रूह खींच ली हो। उसने वालिद से जाकर शादी से इनकार कर दिया। वो सख्त खफा हुए, मगर भाई अपने मौकफ पर डट गया कि मैं खुद से 7 साल बड़ी लड़की से शादी नहीं करूंगा। उसके बाद वो सबा से मिला, कहा कि मैंने शादी से इनकार कर दिया है, वालिद की नाराजगी मोल ले ली है, तो अब तुम भी इनकार कर दो। उसने ताउन करने की बजाय भाई से कहा कि जब मेरे वालिदैन जहां चाहेंगे वहां शादी करूंगी। उसके रवैये से आजम ने अपनी बेइज्जती महसूस की। उधर वालिद, ताया, चचा सभी ने मेरे भाई का जीना हराम कर डाला था। वो तनहा इन सब की बदसलूकी और गुस्से का मुकाबला न कर सकता था, और उसको तसल्ली देने वाला मेरे सिवा कोई न था। अलबत्ता वाहिद चची जान थी, जो ये चाहती थी कि उनकी बेटी की शादी आजम से ना हो पाए, ताकि वो बेटी को अपने भतीजे की दुल्हन बना सकें। मुझको लगा कि शुरू दिन से सबा मेरे भाई के साथ मुखलिस ना थी, या फिर आजम के हालात को ना समझ सकी, जो उसकी खातिर पूरे खानदान में बुरा बन गया था। आजम के जज्बों पर ही वो शक करती रही। कहती थी कि तुम भी दूसरे सब लड़कों की तरह बेवफा हो, जबकि मेरे भाई बेचारे ने बेवफाई कब की थी। वो तो उसकी खातिर खानदान भर से लड़ भड़ रहा था, और वो मिसर थी कि तुम मोहब्बत का ड्रामा कर रहे थे। खानदानी रुकावट तो बस एक बहाना है। उसने इंतजार किए बगैर ही मोहब्बत के बंधन को इतनी आसानी से तोड़ दिया। मुझको सबा की सोच पर बहुत दुख हुआ। जबकि चच्ची ने सबा से भी कहा कि जल्दबाजी ना करो, मैं तुम्हारा मसला हल करा दूंगी, बस थोड़ा सा सब्र और इंतजार कर लो। मगर उस लड़की को न जाने किस बात की इतनी जल्दी थी। सबा की बातों से भी आजम ने हौसला न हारा और बड़ी हिम्मत से घर वालों का मुकाबला किया। उसने सबा की वालदा और बड़ी बहन से बात की कि मैं साबित कदम हूँ, आप मेरा साथ दें और सबा के रिश्ते में जल्दी ना करें। मगर उन्होंने डांट कर मेरे भाई को भगा दिया। कहा कि सबा कहती है तुमने उसे दिल लगी की है, लिहाजा हम सबा की मंगनी कर रहे हैं। आज के बाद इधर का रुख मत करना। यूं इन सब लोगों ने मिलकर मेरे मासूम भाई को तबाही के रास्ते पर डाला, और वो शदीद बीमार पड़ गया। मायूसी ने गोया उससे जीने की तमन्ना ही छीन ली। वो अपनी तालीम भी जारी ना रख सका। जब वालिद साहब ने बेटे की हालत देखी तो उनकी शफकत पदरी ने बिलाखिर जोश मारा। अब उनको एहसास हुआ कि वह गलत कर रहे हैं। उन्होंने चचा से कहा कि आजम अगर इस शादी पर रजामंद नहीं है तो ये तुम्हारी बेटी को खुश ना रख सकेगा। मैं तुम्हारी लड़की की शादी अपने छोटे बेटे से किए देता हूँ। ये फैसला और भी हैरान कुन था, क्योंकि आसिम तो आजम भाई से 6 बरस, जबकि चची की बेटी से 13 बरस छोटा था। बाबा जान के इस फैसले से हम पर बिजली गिर गई। आजम, जो अभी तक अपने गम में डूबा हुआ था, उसको होश आ गया। वालिद से कहा कि मेरे मासूम भाई को अपने भाई की मोहब्बत की भींट ना चढ़ाएं। इससे तो बेहतर है कि मैं ही शादी कर लूं, ताकि मेरे भाई की जिंदगी तो तबाह होने से बच जाए। अम्मी ने भी जबान खोली, कहा कि मेरे होते आप मेरे मासूम बच्चे के साथ इतनी बड़ी ज्यादती नहीं कर सकते। आजम के दिल पर जो गुजरी सो गुजरी, मगर उसने अपने छोटे भाई को कुर्बानी का बकरा ना बनने दिया। वालिद खुश हो गए। चचा की भी बाछें खिल गईं कि अब जमीन घर में ही रहेगी, बंटवारा ना होगा। आजम ने खुद को बर्बादी के घड़े में झोंक कर भाई का मुस्तकबिल बचा लिया, जो अभी सिर्फ छठी जमात का तालिब इल्म था। तकदीर हम पर फिर भी मेहरबान न हुई। एक दिन नहर में नहाते हुए मेरा छोटा भाई डूब गया। हमारे घर का चिराग गुल हुआ तो दिलों में अंधेरा भर गया। जिस भाई की खातिर आजम ने अपनी जिंदगी दांव पर लगाई, जब वही ना रहा तो वो शादी क्यों करता। उसने मंगनी तोड़ने का ऐलान कर दिया और एक दोस्त के साथ मिलकर सरहद से निकल गया। वो दुखों से निजात चाहता था, लेकिन ये दुख तो साया बनकर उसके साथ साथ चलते थे। न जाने कितनी सऊबतें बर्दाश्त करके खुशकी के रास्ते ईरान से तुर्की और आगे यूरोप को निकला। उसके बाद मुद्दतों उसकी कोई खबर ना आई। बिलाखिर 15 बरस बाद एक वाकिफ कार पाकिस्तान आया तो उसकी जबानी पता चला कि वो इन दिनों स्पेन में है। वहां उसने फूल बेचे, होटलों में काम किया, जाने क्या क्या जतन किए पेट भरने की खातिर। मुसलसल हादसात का मुकाबला करते करते उसके आसाब शल हो गए। बरसों बाद जब वो वतन लौटा तो वो पहले वाला आजम ना रहा था। वो बिल्कुल बदल चुका था। अब उसको किसी से मोहब्बत ना रही थी। एक नासमझ और बेवफा लड़की की खातिर मेरा प्यारा भाई हमसे छिन गया और दूसरे को मौत ले गई, और वालदैन के सद शावर बनने वाले दिल नाशाद हो गए। आज अपने खानदान के हालात देखती हूँ तो सोचती हूँ कि हमारी खुशियों को किसकी नजर लग गई।
آج ہر کوئی اپنی اپنی جگہ الگ الگ زندگی بسر کر رہا ہے، اور ہمارے گاؤں والی حویلی جو کبھی بھری پڑی اور کہکوں کی آماج گاہ تھی، وہ ویران پڑی ہے۔ زمانہ بھی کیسی کیسی چال چلتا ہے، کب کروٹ لے کر ہمارے خوابوں کے محل گرا دیتا ہے، ہم نہیں جان سکتے، اور نہ ہم وقت اور زمانے کی چال کو سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن بزرگوں کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ اولاد پر جبر سے کبھی کبھی خود انہی کا نقصان ہو جاتا ہے۔ اگر صبا میرے بھائی کی شروع میں ہی حوصلہ افزائی نہ کرتی تو یقیناً وہ پیچھے ہٹ جاتا۔ صبا کی دل لگی نے ہمارا سب کچھ ہم سے چھین لیا۔